साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 की तिथि बिल्कुल नज़दीक आ गई है। तो इस संबंध में हम इस पेपर के पार्ट बी की 8वीं यूनिट का टेस्ट पेपर इस वीडियो में हल करेंगे और अपने आप को चेक कर लेंगे कि हम कितने तैयार हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन सा मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, देखिए, नैतिक मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना, सामाजिक मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना, राजनीतिक मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना या आर्थिक मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखें कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य अगर हम देखें, देखिए दोस्तों, मूल्य शिक्षा क्या होती है? उचित व्यवहार और आदतों को विकसित करने का एक माध्यम है। ठीक है, तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य सीधा सीधा नैतिक मूल्यों से होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नैतिक मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना। ठीक है, टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी डन टू डेवलप मोरल वैल्यूज इन स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर क्या है, नैतिक मूल्य संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करें, स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों को प्रदर्शित करें या फिर नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान आयोजित करें। ठीक है, देखिए, तो यहाँ क्या है कि बच्चों में कैसे हम नैतिक मूल्य विकसित कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे कि अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ठीक है, अगर हम एक शिक्षक हैं तो हम अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे जब बच्चों के सामने, तो बच्चे अपने आप नैतिक मूल्य या हमसे देख करके सीखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। इस माध्यम से, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो वातावरण में या पर्यावरण में या अपने चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको देख करके सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नैतिक मूल्य विकसित करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्वयं को एक आदर्श के रूप में विकसित करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मूल्य वह है जो मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करता है। यह कथन किसका है। ठीक है, देख पूछा है, वैल्यू इज दैट विच सेटिस्फाइज ह्यूमन डिजायर्स। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस हैं अरस्तु, ह्यूम, अर्वन या फिर हॉपिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये है अर्बन महोदय का। ठीक है, अर्बन महोदय ने ये बताया था कि मूल्य वह है जो मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन मेंशन्ड इन डेलर्स कमीशन रिपोर्ट रिफ्लेक्ट द इंडियन वैल्यू ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। यानी डेलर्स कमीशन रिपोर्ट में उल्लिखित शिक्षा के 4 स्तंभों में से कौन सा वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्य को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, डेलर्स कमीशन की रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वसुधैव कुटुंबकम है इसके संबंध में कौन सा है। ठीक है, देखिए, जानने के लिए सीखना, करके सीखना, होने के लिए सीखना या फिर साथ रहने के लिए सीखना। ठीक है, देखिए दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम की अगर हम बात करें तो ये वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, इसका भाव ये अर्थ ये होता है कि हम सब साथ रहें। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, लर्निंग टू लिव टुगेदर, यानी साथ रहने के लिए सीखना, ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए डेलर्स रिपोर्ट जो है ये जो है आई थी, डेलर्स रिपोर्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो डेलर्स रिपोर्ट आई थी 1966 में। ठीक है, 1966 में। ठीक है, और इन्होंने ये
शिक्षा के 4 आधार स्तंभ दिए थे। ठीक है, कौन कौन से? जानने के लिए सीखना, करके सीखना, होने के लिए सीखना और साथ रहने के लिए सीखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है द मेन पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग नवोदय स्कूल्स इज, यानी कि नवोदय विद्यालय स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, देखिए, सार्वभौमिक साक्षरता को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना, ग्रामीण युवाओं में स्कूल छोड़ने की दर कम करना, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाना। ठीक है, तो देखिए, जो नवोदय स्कूल स्थापित किए गए थे, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए दोस्तों, नवोदय स्कूल जो है वो 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी, ठीक है, उसके आधार पर स्थापित किए गए थे। ठीक है, देश के प्रत्येक जिले में, है ना, क्लास 6 से और क्वालिटी एजुकेशन के लिए, और इसके साथ साथ फ्री एजुकेशन, है ना, फ्री एजुकेशन के संबंध में ये स्कूल खोले गए थे। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए 75% आरक्षण है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों के लिए इसमें 33% आरक्षण है। ठीक है, तो ये स्कूल खोले गए थे 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके आधार पर। ठीक है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? देखिए दोस्तों, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। ये इसका उद्देश्य था नवोदय स्कूल्स को स्थापित करने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैल्यू एजुकेशन डज नॉट प्रमोट, यानी मूल्यपरक शिक्षा किस बारे में प्रोत्साहित नहीं करती है। ठीक है, बताएंगे। देखिए, समानता और सामाजिक न्याय, ये सही है। मूल्यपरक शिक्षा से समानता और सामाजिक न्याय जो है पता चलता है। ठीक है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक नागरिकता, यह भी सही है ना। हम नेशनल अपना जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक नेशनल कल्चर है वो सब चीज़ें जो है यहाँ से पता चलती हैं मूल्यपरक शिक्षा से। ठीक है, रिच कल्चर एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक विरासत। ठीक है, यह भी पता चलता है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स, यानी धार्मिक प्रथाएं और विश्वास। तो यहाँ पर क्या है कि जो मूल्यपरक शिक्षा है हमारी, उससे हमें जो है धार्मिक प्रथाएं और विश्वास, इन चीज़ों के बारे में ये वैल्यू एजुकेशन प्रमोट नहीं करती है। ठीक है, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स यानी धार्मिक प्रथाएं और विश्वास, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल्यपरक शिक्षा से हम व्यक्ति को उत्तम व्यक्ति बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, जबकि धार्मिक प्रथाएं और विश्वास, इन चीज़ों में थोड़ा सा ऐसा मामला है कि कुछ रूढ़िवादिताएं भी हैं, और है ना, समाज में अलग अलग प्रकार से जो है अवधारणाएं हैं धार्मिक विश्वास या धार्मिक प्रथाओं में, तो इसलिए इस चीज़ को हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 1999। मूल्यपरक शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति 1999 के अनुसार निम्न में से कौन सा सार्वभौमिक मूल्य नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि अगर हम बात करें तो ये जो है, देखिए, ट्रुथ है, सत्य, सदाचारी आचरण, शांति या न्याय। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि मूल्य शिक्षा पर जो संसदीय समिति स्थापित की गई थी 1999 में, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? एस.बी. चव्हाण। ठीक है, एस.बी. चव्हाण ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी, और इस समिति ने 5 मूल सार्वभौमिक मूल्यों की पहचान की थी। ठीक है, कितने? 5 मूल्यों की। तो 5 मूल्यों की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं है। अगर बात करें पाँचों में, तो देखिए 5 मूल्यों में ये न्याय वाला नहीं है। ठीक है, न्याय इसमें नहीं आता है। तो वो 3 तो यहाँ लिखे हैं, सत्य, सदाचारी आचरण, शांति, और कौन सा नहीं है? देखिए, एक तो प्रेम है और एक है अहिंसा। ठीक है, ये 5 मूल्य हैं जो कि इन्होंने, इस समिति ने बताए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी
निम्न में से किस संगठन को दी गई है? ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क को बनाने की जिम्मेदारी जो है वो है ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NCERT को दी गई है। ठीक है, तो NCERT क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो जो NCERT है हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो ये NCERT देखिए 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1961 में, तो ये चीज़ है। ठीक है, और ये भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा से संबंधित कमेटी नहीं है? देखिए दोस्तों, अशोक मेहता कमेटी, के कस्तूरी रंगन कमेटी, DS कोठारी कमेटी, TSR सुब्रमण्यम कमेटी। ठीक है, ये हैं। अब इनमें से कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? देखिए साथियों, यहाँ पर अशोक मेहता कमेटी जो है वो शिक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये कमेटी जो है वो 1977 में आई थी। ठीक है, और इस कमेटी में कुल 13 सदस्य थे। ठीक है, 13 सदस्य। अब देखिए यहाँ क्या है कि ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए लाई गई थी, पंचायती राज व्यवस्था के लिए। ठीक है, अब इन्होंने जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बताई थी। ठीक है, 2 स्तरीय, 2 लेवल। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है कि जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए अशोक मेहता कमेटी आई थी, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखेंगे। देखिए आगे क्या है, के कस्तूरी रंगन कमेटी। तो इसकी बात करें तो देखिए दोस्तों, ये जो है वो 24 जून, ठीक है, 24 जून 2017 को लाई गई थी। ठीक है, इसमें 9 सदस्य थे। ठीक है, लेटेस्ट है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर बनाई गई है। के कस्तूरी रंगन की बात करें तो ये कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जो हैं वो इसरो के साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसरो के वैज्ञानिक थे। इनकी अध्यक्षता में ये गठित की गई थी। ठीक है, और इन्होंने यानी इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 31 मई, ठीक है, 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। ठीक है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर NEP 2020 लागू की गई। ठीक है, NEP 2020। ठीक है, ये NEP 2020 जो है वो 34 वर्ष बाद, 34 ईयर्स के बाद लाई गई है। ठीक है, इससे पहले की अगर बात करें तो वो 1986 में लाई गई थी, और 1986 में जो है लाई गई थी वो उस शिक्षा नीति को राजीव गांधी की सरकार में लाया गया था। ठीक है, और 1986 की शिक्षा नीति ने जो है वो 10+2+3 का पैटर्न बताया था शिक्षा के लिए। ठीक है, लेकिन इसने NEP 2020 ने क्या किया है, वो 5+3+3+4 ये पैटर्न बताया है। ठीक है, इस पैटर्न पे चलेगा, तो ये चीज़ है। चलिए आगे देखेंगे। अब आगे हम नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें आगे क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। DS कोठारी कमेटी की अगर बात करें तो ये जो DS कोठारी कमेटी है ये 1964 में एक कमीशन बनाया गया था। ठीक है, 1964, ठीक है, उस समय आई थी। और TSR सुब्रमण्यम कमेटी जो है वो 2014 में आई थी। और इस कमेटी की अगर बात करें तो इन्होंने जो है वो क्या किया था कि जो हमारे देश में एनवायरमेंटल लॉज हैं, ठीक है, ग्रीन लॉज कहते हैं इनको, ठीक है, ग्रीन लॉज, इनका रिव्यू करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें क्या है कि 3 से 6 वर्ष के, 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए समग्र विकास के लिए। ठीक है, समग्र
विकास के लिए। ये है ECCE का उद्देश्य। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, या फिर बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर। देखिए दोस्तों, जो हमारी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसका जो बल है, मतलब एक तरीके से कैसे फोकस है, वो किस पर है, वो है लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। यानी कि फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी है, यानी खेल कूद पढ़ना है ना, लिखना, और इसी के खेल खेल में पढ़ना, इस तरह से जो है ये बनाई गई है। तो उसी आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा, फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। NEP 2020 स्तंभों पर आधारित है, इसमें कितने पिलर हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या है कि इसमें जो है वो 5 पिलर हैं। ठीक है, कितने हैं, 5। अब इन 5 पिलर्स की बात करें तो ये कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है मैं बता दूं। पहला क्या है, एक्सेस। ठीक है, एक्सेस यानी कि पहुँच। ठीक है, शिक्षा जो है सबकी पहुँच में होनी चाहिए। ठीक है, इक्विटी है। ठीक है, यानी कि समता। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए शिक्षा में हम। ठीक है, क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अफोर्डेबिलिटी है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी, तो अफोर्डेबिलिटी यानी कि वहनीयता। ठीक है, वहनीयता, इसका मतलब क्या है वहनीयता का, कि जो बच्चे हैं है ना, उन सबको 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को पढ़ाया जाना है, तो अनिवार्यतः पढ़ाना है मतलब। ठीक है, और इसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, देखिए अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहता। ठीक है, जवाबदेही। ये 5 पिलर हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर क्या है एक चीज़ कि जो NEP 2020 है। ठीक है, NEP 2020 इसका मोटो क्या है। ठीक है, इसका मोटो है, देखिए एजुकेट। ठीक है, एजुकेट, एनकरेज, एनलाइटन। ठीक है, एनलाइटन, ये इसका मोटो है, EEE। ठीक है, याद रखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मोटो है वो क्या है, EEE। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है। देखिए क्या रिकमेंड करती है, बहुभाषावाद को रिकमेंड करती है। ठीक है, ठीक है, बहुभाषावाद। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वह बहुभाषा के आधार पर होना चाहिए। मतलब कि बच्चों को जो है उनके अपने है ना मातृभाषा के आधार पर ज़्यादातर पढ़ाई करानी है बच्चों को, ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, मातृभाषा में। तो बहुभाषावाद का ये जो है समर्थन करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए NEP 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। ठीक है, देखिए अधिगम कैसा होना चाहिए। देखिए विषय वस्तु अभिमुखी यानी कंटेंट ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, या फिर एक्सपेरिमेंटल, या फिर व्यवहारात्मक यानी कि बिहेवियरिस्टिक। तो ये जो है कैसा होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। यानी कि प्रयोगात्मक अधिगम से क्या होता है कि वैचारिक समझ बढ़ती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हस्त गतिविधि आधारित अधिगम होना चाहिए, मतलब कि करके सीखना। ठीक है, करके सीखना, इसका मतलब हो गया कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, अगर आप करके सीखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा अधिगम होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए NEP 2020 किस पर बल देती है। देखिए परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं, रट्टा आधारित अधिगम नहीं, अभ्यास और ड्रिल ये भी नहीं,
यानी वैचारिक समझ यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देती है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित नहीं करती है? अब देखिए, विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, या फिर विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। ठीक है, देखिए तो क्या प्रस्तावित नहीं करती है पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्पष्टता देख सकते हैं कि रटने की बात जो है इसमें नहीं कही गई है। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है, वैचारिक समझ बनानी है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या एक व्यवस्थित संगठित शिक्षा मॉडल है? ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? देखिए दोस्तों, ए सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन मॉडल इज, तो ऐसा मॉडल होता है फॉर्मल एजुकेशन का। ठीक है, वहाँ पर सब कुछ सेट होता है, सिस्टमेटिक होता है, क्रमबद्ध है, साइंटिफिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, शिक्षा की एक प्रक्रिया है जो पाठ्यक्रम सीधा और परीक्षोन्मुख को सटीक रूप में व्यवस्थित करता है। इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्रिसाइज वे, करिकुलम बाउंड एंड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। तो ये क्या है? ठीक है, तो यह भी फॉर्मल एजुकेशन होता है। ठीक है, सब कुछ जो है वो तरीके से सिस्टमेटिक है ना, सटीक रूप में व्यवस्थित करता है, पाठ्यक्रम सीमा और परीक्षोन्मुख को सटीक रूप। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, औपचारिक शिक्षा या स्कूल प्रशिक्षण इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि जो है अध्ययन के शिक्षार्थी कार्यक्रम, अध्ययन के नियोजित कार्यक्रम, अध्ययन के सामूहिक कार्यक्रम, अध्ययन के बुनियादी कार्यक्रम। तो जो ये जो औपचारिक शिक्षा है या फॉर्मल एजुकेशन है, ये ऐसा काम है कि प्लान्ड प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी है ना। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि सब कुछ जो है वो तय कर दिया जाता है। ठीक है, तय कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, इसी के आधार पर चीज़ें चलेंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन। अब देखिए, ये इसको पहली बात तो मैनेज कहा जाता है, MANAGE। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने बनाया हुआ है इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, मैनेज। अब ये मैनेज जो है वो 1987 में स्थापित हुआ था, 1987 में। ठीक है, कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना स्टेट में। स्वायत्त कृषि शिक्षा संस्थान है, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? कृषि अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से सुधार करना, विस्तार करना और जो है वैज्ञानिक तरीके से कृषि कराना। ठीक है, ये चीज़ है। तो कृषि मंत्रालय के अधीन है ये, पहली बात तो। ठीक है, कृषि मंत्रालय। ठीक है, कृषि मंत्रालय के अधीन। इसके अलावा इसको कहते हैं राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं निम्न में से क्या अनुसंधान संस्थानों में विकसित प्रौद्योगिकी और क्षेत्र स्तर पर अपनाने के बीच के गैप को पाटने के लिए है? ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इनमें जो है वो जो गैप है उसको कौन जो ठीक करेगा, मतलब कौन जो है उसको भरेगा। तो यहाँ क्या है कि अगर हम ये बात करें, देखिए जो फील्ड लेवल पर यानी कि जो खेत हमारे किसान हैं, इन सब लोगों के लिए जो है वो टेक्नोलॉजी किस तरह से दी जाए रिसर्च इंस्टीट्यूट से ला करके, तो उसके लिए KBK की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए KBK जो है वो 1974 में लाया गया था। KBK क्या है? ठीक है, देखिए कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ये चीज़ की जा सकती है। ठीक है, इसमें क्या है, लैब टू लैंड प्रोग्राम है, ये लैब टू लैंड प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि KBK की अवधारणा जो लाई गई थी वो मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ KBS, सॉरी KBK है यहाँ पर, ठीक है, KBK का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कृषि विज्ञान केंद्रों का उद्देश्य क्या है, किसानों और कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए, ठीक बात है, नई नई टेक्नोलॉजी को जो है वो कृषि जो किसान भाई हैं उनको बताने के लिए, किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में प्रौद्योगिकी का परीक्षण और सत्यापन करना, यह भी सही है, किसान कैसे सोशल और इकोनॉमिक जो है कंडीशन में हैं उनको उसके हिसाब से जो है वो टेक्नोलॉजी देना, कृषि विस्तार मॉडल विकसित करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी बातें सही हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए इसमें क्या है कि देखिए 100% जो है KBK के अंदर जो है क्या है कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड होता है ये, ठीक है, केंद्र सरकार से पूरी तरह वित्त पोषित है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से क्या NEP 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है, ठीक है, यानी कि पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम टू, यानी किस कहाँ से कहाँ तक की तरफ। तो देखिए हम समझ लेंगे यहाँ पे कि NEP 2020 में क्या है कि जो हम रटना कर रहे हैं, रटना यानी रट के सीख रहे हैं, वहाँ से शिफ्ट कर देता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, रटना नहीं है, चीज़ों को जो समझना है, ये NEP 2020 के अंदर बताया गया है। अगला है, चूज द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इग्नू, ठीक है, इग्नू देखिए ये क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कहाँ स्थित है, तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। इसको जो है 1985 में, ठीक है, इसको स्थापित किया गया था एक पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा, और ये जो है 1985 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1985, ठीक है। तो ये ओपन यूनिवर्सिटी है, तो क्या होता है, ड्वेल मोड इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है, ड्वेल मोड इंस्टीट्यूशन, मतलब ये हुआ कि ये संस्थान जो है फेस टू फेस भी पढ़ाता है और बच्चों को जो है दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग भी कराता है, ये चीज़ है, और फेस टू फेस भी पढ़ाता है, तो इसलिए जो है ये ड्वेल मोड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यानी भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब खोला गया, ये कह रहे हैं। तो भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में 1982 में खोला गया था, ठीक है, भारत का, देखिए दोस्तों भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ठीक है, और ये 1982 में स्थापित किया गया था। तो इसका काम क्या है, दूरस्थ शिक्षा को रेगुलेट करना, ठीक है, तो ये है, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा पर आधारित है। चलिए अगला देखेंगे, देखिए कह रहा है मुक्त दूरस्थ शिक्षा कोर्स को मान्यता प्रदान करने का नियामक प्राधिकार किसके पास है, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग जो हमारे कोर्सेस होते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, उनको मतलब एक तरीके से ऑथराइज कौन करता है, ठीक है, देखिए DEB करता है, ठीक है, DEB क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ठीक है, ठीक है, तो DEB क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ठीक है, और इसको जो है अगर हम देखें तो यह UGC की बॉडी होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, और इसको 2012 में स्थापित किया गया था। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो DEB है इसकी बात करें तो DEB जो है वो, इसका मतलब है कि दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, इसे लाया गया था 2012 में। तो 2012 में इसे लाया गया, इससे पहले क्या चल रहा था, इससे पहले चल रहा था दूरस्थ शिक्षा परिषद, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा परिषद था, इसको लाया गया था 1985 में 1985 में, ठीक है, इसके स्थान पर बदल करके इसको DEB कर दिया गया है, कब, 2012 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूरस्थ अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है
कि यह शिक्षण वहाँ होता है जहाँ, यानी कह रहे हैं कि डिस्टेंस लर्निंग में मतलब कैसे सीखता है बच्चा। तो डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि स्टूडेंट कहीं होता है और टीचर कहीं होता है, मतलब दोनों अलग अलग जगह होते हैं। तो मतलब ये हो गया कि शिक्षक और छात्र ये दूर, यहाँ डोर नहीं है, दूर है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, दूर। टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एट अ डिस्टेंस, ठीक है ये। और यहाँ क्या है, देखिए, शिक्षक मीडिया का उपयोग कर छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं, या फिर शिक्षक और छात्र अलग अलग समय और स्थान पर होते हैं, ठीक है, या फिर जो है छात्र अपने स्वयं के अध्ययन का प्रभार लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है कि जो डिस्टेंस लर्निंग है इसमें क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट जो है वो अलग अलग समय और अलग अलग स्थान पर होते हैं, ये इसकी मुख्य विशेषता है, ठीक है। पढ़ाई कैसे होती है, ऑनलाइन, ठीक है, ईमेल से, ठीक है, और पत्राचार से। तो पहली बार की बात करें अगर के ऑनलाइन और ईमेल के पहले जो है पत्राचार से पढ़ाई की जाती थी, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए कह रहे यही क्वेश्चन आ गया, व्हाट वाज द अर्लीस्ट मोड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभिक तरीका क्या था। तो हमने अभी भी पढ़ लिया, एजुकेशन थ्रू करस्पॉन्डेंस, यानी पत्राचार के माध्यम से शिक्षा सबसे पहले दूरस्थ शिक्षा को दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें आई ऐसे कि ऑनलाइन कंडीशन है ना, टेली कॉन्फ्रेंसिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये बाद में आया, पहले जो है पत्राचार से ही होता था, ठीक है। अगला देखेंगे, कह रहे हैं दूरस्थ शिक्षा प्रकार में अनुदेशात्मक संवाद क्या होता है, ठीक है। देखिए अनुदेशात्मक संवाद का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ मतलब है उचित योजना, है ना, उचित योजना। तो उचित योजना कहाँ से बनेगी, देखिए स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरैक्टिव, है ना, इसी में बन सकती है। तो ये हो गया, यानी संरचित और संवादात्मक, ये इसका मतलब है। देखिए अनुदेशात्मक संवाद का मतलब क्या है, उचित योजना बनाई जाए, है ना, और संगठित प्रयासों द्वारा छात्रों को लेक्चर बनाए जाएं, और उसके आधार पर मटेरियल्स और यानी सामग्री जो भी लेक्चर के लिए तैयार की गई है, जो भी नोट्स बनाए गए हैं वो दिए जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे क्या है, देखिए ये कह रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग करस्पॉन्डेंस मोड ऑफ ईदर रिटन और वर्चुअल फॉर लर्निंग इज, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं कि जो पढ़ाई यानी अधिगम के लिए जो पत्राचार से जो हम पढ़ाई करते हैं वो कैसी होती है, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन है, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहे हैं मेरू, MERU स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो ये कौन सा है, यानी कि मेरू जो है वो अगर हम बात करें तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, ये है। ये NEP 2020 में प्रस्तावित की गई है, ठीक है, मेरू की स्थापना। यानी कि इसमें क्या होगा कि अनेक अनेक प्रकार की बहुआयामी कह सकते हैं, ठीक है, बहुआयामी शिक्षा और यानी अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना की बात इस NEP 2020 में कही गई है, ठीक है। चलिए आगे है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव टू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, ठीक है। ये परख एक पोर्टल बनाया गया है, ठीक है, NEP 2020 में, ये जो है NEP 2020 में लाया गया है। तो ये इसका मतलब क्या है, देखिए परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसका काम क्या है, सेटिंग नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है, नियम कानून और जो है वो तरीके ये बनाना इसका परख का, इसका नेशनल असेसमेंट सेंटर का काम है, ठीक है। ये जो है वो NCERT के एक भाग के रूप में काम करेगा, ठीक है, NCERT का भाग, ठीक है, ये चीज़ है। तो हमने जो है अभी सहायक सचिव परीक्षा 2022 के पार्ट बी के, है ना, के पेपर के पार्ट बी के 8वीं यूनिट में जो डिस्टेंस लर्निंग और मूल्यपरक शिक्षा और, ठीक है, इस तरह की जो उसमें कंटेंट है, मतलब सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमने सवाल हल किए,
ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे सवाल हैं। तो ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नए वीडियोज़ मिल सकें। और मिलते हैं नई वीडियो में अगली यूनिट को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।